Hello, my dear friends. A very warm welcome to our platform of Educated Sapiens, and thank you for joining our lecture and watching it. Please, our request is do like, share, subscribe it because that gives us a boost motivation, right? So yes, today we are going to discuss science and technology related current affair. ध्यान रखिएगा आज विज्ञान से संबंधित जो करंट अफेयर में न्यूज थी है समसामयिक की उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। प्लीज ये ध्यान रखिए सबसे पहला न्यूज जो है दैट इज अग्नि प्राइम। ठीक है, अग्नि प्राइम ध्यान रखो दोस्तों, अग्नि प्राइम बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे तो वेपन है। क्यों आप समझना, हम जो डेवलप कर रहे थे अग्नि सीरीज में हमारे पास ऑलरेडी 1 2 3 4 एंड 5 है ना, 5 ऑलरेडी है, ये 5 के 5 ऑलरेडी है। अगर आप देखेंगे तो 5 अगर आप देखेंगे तो इट हैज रेंज ऑफ मोर देन 5000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है। ये ऑलरेडी आईसीबीएम है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और अगर आप इसका वेट और बाकी रेंज कंपेयर करना चाहेंगे, रेंज कंपेयर करना चाहेंगे तो अग्नि प्राइम जो है, अग्नि प्राइम जो है, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ये अग्नि 3 के बराबर ही बैठती है, राइट, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर रेंज है। तो सवाल ये उठता है कि जब हमारे पास ऑलरेडी अग्नि 3 है, व्हाई डू वी वांट अग्नि प्राइम? तो चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं, जानते हैं क्या है। पहले तो समझिए कि डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है अग्नि प्राइम को, जिसको हम अग्नि पी भी बोल रहे हैं, फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड विच वाज प्रीवियसली नोन एज व्हीलर आइलैंड। प्लीज ये ध्यान रखिए, इसको क्या बोलते हैं? व्हीलर आइलैंड, है ना। और व्हीलर आइलैंड की जब मैं बात करता हूँ, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ये ओडिशा कोस्ट के पास था, ओडिशा कोस्ट के पास में, ठीक है। तो ध्यान रखिए ओडिशा में है ये व्हीलर आइलैंड, पहले इसको व्हीलर आइलैंड बोलते थे, अब एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड बोलते हैं, इन ऑनर ऑफ आवर मिसाइल मैन एंड आवर एक्सप्रेस प्राइम प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। अब ये समझिएगा, ये 2 स्टेज कैनिस्टराइज मिसाइल है। ये भी जान लीजिए इसी स्टेज पे कि ये लेटेस्ट एंड 6th वेरिएंट है अग्नि सीरीज का, है ना, अग्नि सीरीज का। एंड इट शुड आल्सो बी नोन टू यू दैट कि अग्नि सीरीज जो बनी थी ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम डेवलपमेंट के अंदर बनी थी। इट कैन परफॉर्म हाई मैनूवर्स व्हाइल होमिंग इन ऑन द टारगेट। जब ये टारगेट को रीच कर रही होगी तब ये बहुत तेजी से अपने टारगेट्स को बदल भी सकती है। तो ये कोई मूविंग टारगेट होगा उसको भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें दो फर्क है अग्नि प्राइम एंड अग्नि 3 में। अग्नि 3 में एंड अग्नि प्राइम में अगर मैं बात करूं तो दो फर्क है। एक तो है सबसे पहले इसका मास, ध्यान रखिएगा, अग्नि पी का जो मास है ना, मास इज इक्वल टू हाफ ऑफ अग्नि 3, अग्नि थर्ड के हाफ वजन का है। और ध्यान रखिए इसमें जो प्रोपल्शन सिस्टम है, मैनूवरिंग सिस्टम है, प्रोपल्शन मैनूवरिंग सिस्टम, ये अग्नि 5 लेवल का लगा हुआ है। प्रोपल्शन एंड मैनूवरिंग सिस्टम अग्नि 5 लेवल का लगा हुआ है। तो इसी कारण से, है ना, इसी कारण से ध्यान रखना कि काफी इंपॉर्टेंट है, बन जाता है ये, काफी स्ट्रेटेजिक वेपन बन जाता है, ठीक है। तो मैनूवरिंग जो सिस्टम है मैनूवर करने के लिए, ठीक है, प्रोपल्शन मैनूवर सिस्टम जो है वो अग्नि 5 स्टेज का है। तो प्लीज ये ध्यान रखिए काफी इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक हिट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अग्नि पी प्राइम, ठीक है। अब जैसा कि आप देख सकते हो रेंज जो है इसका 700 टू 800 अग्नि 1 का था, अग्नि 2 का अगर आप देखेंगे तो 2000 किलोमीटर से ज्यादा का था, अग्नि 3 का देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2000 से 2500 तक का है। और अगर अग्नि प्राइम का भी देखेंगे तो कुछ ऐसा ही पड़ता है, 1500 टू 3000 के आजू बाजू किलोमीटर के आजू बाजू, है ना। तो प्लीज ये ध्यान रखना अप्रोक्सीमेटली अग्नि प्राइम इसी रेंज में पड़ेगा। अग्नि फोर की अगर मैं बात करता हूँ 3500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है, ध्यान रखिए। ये रोड मुक्बे से भी लॉन्च किया जाता है, इसका जो मूवेबल मोबाइल लॉन्चर है इसका ध्यान रखना। और अग्नि 5 जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ ये आईसीबीएम है, इसका जो रेंज है 5000 किलोमीटर के ऊपर है और ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ना। तो कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट में इट कैन गो है ना। अब देखो एक चीज समझो कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने स्टार्ट किया था और इनका मेन एम था कि इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी में सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। तो नो डाउट आत्मनिर्भर प्रोग्राम हमने काफी लेट आज की डेट में चालू किया है, बट ध्यान रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम कहीं ना कहीं 1983 में ही वो विजनरी लीडरशिप दिखा रहे थे, जहां पे हम मिसाइल टेक्नोलॉजी में सेल्फ सफिशिएंसी अटेन कर रहे थे। तो ध्यान रखिए ये जो प्रोग्राम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया था 1983 में और मार्च 2012 में इसको कंप्लीट किया गया था। और जो 5 मिसाइल आईजीएमडीपी के अंदर बनी है उसका एक्रोनिम दिया गया है पटना, पटना, ठीक है। तो पटना आपको पता है बिहार की कैपिटल है, बिहार कैपिटल इट इज। apart from that it is also a very old but
ग्रेट टाउन, है ना, जो आप समझिए राजगीर, पाटलिपुत्र मगध की राजधानी हुआ करती थी, राइट, इट यूज्ड टू बी कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर, है ना। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिए। पी, पी मतलब पृथ्वी, ध्यान रखना, पृथ्वी, पृथ्वी मीन्स होता है अर्थ, अर्थ, है ना। सो व्हाट इट विल डू, इट विल टारगेट एन अर्थ, target an object on earth and it will fire from earth. Please remember, fired from earth and target is also on earth. So surface to surface ballistic missile. Please remember, this is nothing but short range surface to surface ballistic missile. Next came Agni. Please ये ध्यान रखिए, ये भी ballistic missile ही है लेकिन इसकी रेंज बहुत सारी है। अग्नि 1 2 3 4 5, नेक्स्ट न्यू जनरेशन वर्जन है अग्नि का ही, अग्नि प्राइम, ठीक है। देन कम्स त्रिशूल। प्लीज रिमेंबर, त्रिशूल इज नथिंग बट शॉर्ट रेंज, low level surface to air missile. So you all know that Trishul is a weapon of Bhagwan Shiv, something like this. तो obvious सी बात है, आप इसको जमीन से मारोगे और हवा में किसी एरोप्लेन को गिराने के लिए सक्षम होगा, ठीक है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। सो त्रिशूल, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, त्रिशूल, शॉर्ट लो लेवल एयर टू सरफेस मिसाइल। देन देयर इज नाग, है ना। सो नाग देवता जो होते हैं हमारे, स्नेक्स, है ना, स्नेक्स। प्लीज रिमेंबर, नाग मीन स्नेक्स, राइट, है ना। तो आपको भी पता है जो नाग देवता होते हैं जमीन पे ही चलते हैं और बहुत विशाले खतरनाक होते हैं नाग, है ना। प्लीज रिमेंबर, ये अगर ये टैंक को छू ले तो ये टैंक खत्म हो जाएगा, है ना। टैंक जो जमीन पे चल रही होगी अगर नाग छू ले उसको, तो इट विल गेट डिस्ट्रॉयड। प्लीज रिमेंबर नाग, है ना। देन देयर इज आकाश। आकाश इज सरफेस टू एयर मिसाइल बट ऑफ मीडियम रेंज। तो ध्यान रखिए, त्रिशूल भी सरफेस टू एयर मिसाइल है बट ये शॉर्ट रेंज का त्रिशूल है, और आकाश लॉन्ग रेंज का है। आकाश मीन स्काई, आकाश लिटरली ट्रांसलेट्स टू स्काई, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से कोशिश करोगे तो याद हो जाएगा, इमेज से याद करने की कोशिश करो, जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ गोइंग अहेड, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। प्लीज रिमेंबर दोस्तों, लॉन्च व्हीकल काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते आए हैं। आपको ही पता है जब इसरो स्टार्ट किया था तो स्टार्टेड विद सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पीपल स्टार्टेड कॉलिंग इट सी लविंग व्हीकल, क्योंकि इतना ज्यादा क्रैश करता था। इवेंचुअली हमने थोड़ा सा एडवांसमेंट बनाया और हमने ASLV बना। ASLV मींस एडवांस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये भी बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके बाद हमने बनाया PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एंड देन इसको हम लोग बोलने लगे वर्क हॉर्स ऑफ इसरो, मोस्ट सक्सेसफुल, लीस्ट फेलियर रेट, है ना। तो वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। देन अभी जो हम डेवलप कर रहे हैं GSLV मेक 3 जो है वो क्रायोजेनिक इंजन पे बेस्ड है, राइट। आई होप आपको इतना क्लियर कट पता है। तो बेसिकली आप समझिए, इसरो का जो हेवीएस्ट रॉकेट होने वाला है ये होने वाला है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसको हम बोल रहे हैं LVM, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, LVM 3 और GSLV मार्क 3। प्लीज रिमेंबर, ध्यान रखना, ये है ना, has successfully orbited 36 satellite of UK based OneWeb. 36 satellite launcher. OneWeb is a global communication network powered by constellation of 648 low earth orbit LEO, है ना। तो ध्यान रखिए इसका अचीवमेंट क्या है। फर्स्ट कमर्शियल मिशन था LVM3 का, फर्स्ट लॉन्च ऑफ LVM3 टू लो अर्थ ऑर्बिट, फर्स्ट इंडियन रॉकेट विद 6 टन पेलोड। ध्यान रखना, पहली बार हमने 6 टन का पेलोड दिया है, ध्यान रखना, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये भी ध्यान रखो दोस्तों, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, कि चाहे GSLV हो चाहे PSLV हो, इसका लो अर्थ ऑर्बिट हाई अर्थ ऑर्बिट से कोई लेना देना नहीं, किसी को भी किसी भी ऑर्बिट में यूज किया जा सकता है, बस पेलोड खत्म कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल PSLV ऐसा समझो कि एक कमजोर व्यक्ति है ना, कमजोर व्यक्ति है, रिलेटिवली कमजोर व्यक्ति है, नो डाउट ये बहुत मेहनती व्यक्ति है, बहुत मेहनती व्यक्ति है ना। सो अगर मान लो उसको मैराथन दौड़ाना हो, मैराथन दौड़, छोटी दूरी दौड़ना, लेटर से 100 मीटर 200 मीटर दौड़ करके जाना, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ये काफी सारा वजन लेकर के लेटर से 70 kg लेकर के जा सकता है, राइट, 70 kg लेकर के 100-200 मीटर जा सकता है। तो फिर एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे, अगर आप इसको मैराथन दौड़ाना चाहते हैं या मतलब 5 किलोमीटर दौड़ाना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसको 70 kg देंगे तो उतने में तो ये मर जाएगा, है ना। सो व्हाट यू विल प्रोवाइड हिम, यू विल प्रोवाइड हिम ओनली विद 40 kg लेटर से, राइट, समझ में आ रही बात। इसी तरह से ये भी काम करता है। PSLV से अगर आपको हाई अर्थ ऑर्बिट अचीव करना है कोई दिक्कत नहीं, बस आपको पेलोड कम करना पड़ेगा, पेलोड कम करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, पहली बार इंडियन रॉकेट कोई 6 टन का पेलोड लेके गया है और ये कारनामा करके दिखाया हमारे GSLV ने, विच इज वेरी वेरी गुड, बहुत खूबसूरत काम है। इसके अलावा पहली बार NSIL, है ना, तो नेशनल स्पेस मतलब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कंपनी बनाई थी हमने PSU, इसका मिशन था। तो ध्यान रखना, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इंडिया अब इसको आउटसोर्स कर पा रहा है,
ठीक है, फर्स्ट वन वेब मिशन, पहला वन वेब का मिशन था विद NSIL एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। आई होप ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। बहुत सारे न्यू अचीवमेंट्स इस मिशन के कारण बने हैं एंड दिस मिशन शुड बी रिमेंबर्ड इन द विल बी रिमेंबर्ड इन द हिस्ट्री, है ना। अदर लॉन्च व्हीकल्स डेवलप्ड बाय इसरो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जो SLV था ये इंडिया का इसरो का पहला लॉन्च व्हीकल था। देन ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आई सेड एडवांस बट इट इज ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत छोटे और हल्के सैटेलाइट को दोनों लेके जा सकते थे, 150 kg तक ही लेके जा सकते थे, कहां पे, वो भी लो अर्थ ऑर्बिट में, है ना। ASLV operated till early 1990s before PSLV came on the scene। तो PSLV जब से आया तब से ये क्या बन गया, फर्स्ट लॉन्च वाज इन 1994 एंड इसरो का सबसे मेन रॉकेट बन गया, सबसे कम फेलियर रेट देता था और सबसे सॉलिड जाता था, है ना। तो ध्यान रखिए, इट इज द फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल टू बी इक्विप्ड विद लिक्विड स्टेजेस। इसके पहले मोस्टली हम सॉलिड स्टेजेस की बात करते थे। इज इट क्लियर? तो सक्सेसफुली इसने चंद्रयान 1 को भी लॉन्च किया, सोचो मून तक पहुंचा चुका है। तो लोग ये अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका मतलब केवल पोल्स पे तक ही ले जा सकता है, लोअर ऑर्बिट, अर्थ ऑर्बिट तक ही लेके जा, नहीं दोस्तों। ध्यान रखना, PSLV वाज द वन जिसने चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था, साथ ही साथ यही PSLV था जिसने मॉम को भी लॉन्च किया था, मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को भी 2013 में लॉन्च किया था। तो प्लीज ध्यान रखना, लॉन्च व्हीकल का डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर डिस्टेंस ज्यादा लेके जाना है कोई दिक्कत नहीं, लेके जाएंगे हम, वजन कम कर दो, बस वजन कम कर दो, ठीक है। तो GSL में वजन की लिमिट बढ़ जाए, ठीक है। और यही कारण था जब हम लोग अपना GSAT सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते थे, आई थिंक GSAT 10, है ना, है ना। तो प्लीज रिमेंबर, इस सैटेलाइट को हम लोग जब लॉन्च करने के लिए जा रहे थे तो हमने एरियन सैटेलाइट लिया था, क्योंकि दिस वाज वेरी हेवी सैटेलाइट। नो डाउट हमारे पास फ्रांस से ज्यादा बेटर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, बट स्टिल हमने दूसरे को चुना क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इसका वजन ज्यादा था। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक नहीं लेके जा पाता। इज इट क्लियर? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV, है ना। ध्यान रखना, ये काफी पावरफुल रॉकेट है और ये काफी हेवियर सैटेलाइट को लेके जा पाएगा deeper into the space, or till date GSLV rockets have carried out 18 missions of which 4 ended in failure। तो प्लीज रिमेंबर 18 में से 4 स्टिल काफी अच्छा रिकॉर्ड है माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज रिमेंबर। और ये 10,000 किलो तक के सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट तक में लेके जा सकते हैं। द इंडिजिनसली डेवलप्ड क्रायोजेनिक अपर स्टेज CUS forms the third stage of GSLV Make 3। अच्छा, एक और चीज मैं जस्ट आपको बता दूं, ध्यान रखना, विकास इंजन के बारे में भी एक चीज पूछ लेना, देख लेना, है ना। विकास इंजन जो है ये लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट है, ध्यान रखना, लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट है, ठीक है, इंजन है ना, लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन। सो प्लीज रिमेंबर, इट इज नॉट क्रायोजेनिक इंजन, जो कि अक्सर हम सोच सकते हैं और हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। Make 3 versions have made ISRO entirely self-sufficient in launching its satellite। Before it used to depend on European Ariane launch vehicle, as I told you, ध्यान होगा अगर आपको, तो जैसे मैंने बताया GSAT 10 बहुत भारी था, तो इसके लिए हमें फिर एरियन की हेल्प लेनी पड़ी, है ना। Launched the Chandrayaan 2 in 2019, the first operational flight in rocket। Is it clear? Clear? ISRO has renamed GSLV Mark 3 as launch vehicle Mark 3। तो प्लीज ये भी ध्यान रखिएगा, अब इसका रीनेमिंग हुआ है तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हो सकता है यूपीएससी यहाँ पे सवाल पूछ ले, प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, है ना। नेक्स्ट वन इज नाविक। दोस्तों ध्यान रखना, नाविक इज नथिंग बट नेविगेशन, है ना, नेविगेशन ऑन इंडियन कॉन्टिनेंट, यू कैन प्ले इट लाइक दैट। प्लीज रिमेंबर, दिस इज रीजनल नेविगेशन सिस्टम। प्लीज रिमेंबर, देयर इज अ डिफरेंस। जीपीएस इज ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम, है ना, बट ये क्या है, रीजनल नेविगेशन सिस्टम है। It will work in Indian subcontinent। It will work in Indian subcontinent means it will cover some distance beyond your border। तो ये भी ध्यान रखना, ये इंडियन बॉर्डर से अप्रोक्सीमेटली 1500 किलोमीटर तक काम करेगा। It will work till 1500 kilometers beyond Indian border। Is it clear? है ना। प्लीज रिमेंबर, ये इंडियन बॉर्डर से 1500 किलोमीटर तक काम करेगा। Is it clear? Please remember, my dear friends, this is very much important। And how UPSC asked this question, they asked the Navik system or some similar kind of system will cover, है ना, will cover 15,000 किलोमीटर स्क्वायर टेरिटरी बियॉन्ड इंडियन बॉर्डर्स। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सोचो, अगर आपको ये फैक्ट पता है तो जस्ट थिंक कितना बॉर्डर कवर कर पाएगा। तो दैट मींस 10 किलोमीटर बॉर्डर इज ओनली कवर्ड, व्हिच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल।
विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। अगर इंडियन बाउंड्री देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली जो लेंथ है ना, जो ऐसी लेंथ है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3000 किलोमीटर, है ना, एंड दिस लेंथ इज 3000 किलोमीटर, है ना। अगर लैंड बॉर्डर देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 6000 टू 7000 किलोमीटर पड़ता है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ से 1500 किलोमीटर नापना हो तो हाउ वी विल डू इट, you will obviously multiply this 1500 into 7000 किलोमीटर। तो इसके कारण आपका डिस्टेंस जो है, एरिया जो है, दैट इज वेरी वेरी हाई। तो ये चीज आपको पकड़ के चलनी पड़ेगी। कभी कभी यूपीएससी हैज अ हैबिट ऑफ आस्किंग इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, है ना, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस व्हिच इज tough to guess, but still presence of mind is required, है ना। If you have any doubt in this part, please let me know. I can totally understand. I have told it in very good way, है ना। But still, if you have any problem, please comment in the comment section। छोटा सा वीडियो आपके लिए दोबारा बना सकते हैं स्पेसिफिकली इस चीज के लिए, ठीक है। तो IRNSS की जब मैं बात करता हूँ, प्लीज ये ध्यान रखिए, IRNSS की जो है ये एक्यूरेट रियल टाइम पोजिशनिंग देगा इंडिया को 1500 किलोमीटर अवे फ्रॉम इट्स बाउंड्री। सो प्लीज रिमेंबर, इसमें बेसिकली 7 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टिलेशन है। कितने? 7 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टिलेशन है। एंड आई स्टिल रिमेंबर माय फ्रेंड एट NIT रैंकपुर वाज वर्किंग ऑन इट, है ना। और DGPS एक टेक्नोलॉजी कहलाती है ना, DGPS एक टेक्नोलॉजी कहलाती है ना। So in that we should get at least 4 satellites connection. Please remember, 4 satellites connection is must to get your accurate location. To get your accurate location, is it clear? At one time, 4 satellites must be in view. Must be in view. So please remember, navigation set constellation consists of 7 satellites. 3 of them are geostationary and 4 in geosynchronous orbit. So please remember, basically these satellites are moving somewhat like this, है ना. But since they are also taking 24 hours, that seem to be rotating in figure of 8, है ना. Basically जैसे अर्थ है, समझ कीजिए, जैसे बेसिकली वो घूम कैसे रहे हैं, सपोज कीजिए अर्थ है, दिस इज द इक्वेटर, है ना. सो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है, दैट विल बी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो जस्ट इक्वेटर के ऊपर होगा और एग्जैक्टली 24 आवर्स लेगा। कितना? 24 आवर्स लेगा, है ना. जियो सिंक्रोनस हल्का सा टिल्ट लिए होगा, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, जियो सिंक्रोनस हल्का सा टिल्ट लिए होगा, दैट विल नॉट बी एग्जैक्टली अबव इक्वेटर, एंड दैट इज व्हाई ये भी ध्यान रखना, ये भी एग्जैक्टली 24 आवर्स लेगा, बट सिंस ये भी 24 आवर्स ले रहा है, साथ साथ अर्थ भी रोटेट कर रही है, इसीलिए ये क्या करेगा, फिगर ऑफ 8 के फॉर्म में दिखाई देगा, ऐसे वो फिगर ऑफ 8 के फॉर्म में घूम रहा है। इज इट क्लियर? प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, ये फिगर ऑफ 8 में आपको ऐसा लगेगा बट ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना, 3 जो सैटेलाइट है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेंगे और 4 जो सैटेलाइट है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रहेंगे, इंक्लाइंड एट 29 डिग्रीज टू द इक्वेटर, है ना, 29 डिग्री पे टिल्टेड, ठीक है। ईच सैटेलाइट हैज 3 रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक्स, जिसके कारण इसको एक्यूरेट लोकेशन डेटा मिलता है। अब देखो इसे समझो कि 2 तरीके से सर्विस निकाली जाएगी। पहली होगी स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विसेज, जो कि पूरे सारे इंडियंस यूज कर सकते हैं, और नो डाउट कुछ फोन्स हैं जो अब नाविक सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हैं, है ना। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्विस विल बी रेस्ट्रिक्टेड सर्विस व्हिच विल बी एन्क्रिप्टेड, जो कि हमारी मिलिट्री और सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए होगा। उसका रिजोल्यूशन भी ज्यादा होगा और एक्यूरेसी भी मच मोर बेटर होगी, ठीक है, ध्यान रखना। एप्लीकेशन ऑफ IRNSS की बात करता हूं तो टेरेस्ट्रियल, एरियल एंड मरीन नेविगेशन में काम आएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में काम आएगा, व्हीकल ट्रैकिंग में आपको हेल्प मिल सकती है, फ्लीट मैनेजमेंट, प्रिसाइज टाइमिंग मैपिंग, जियोडेटिक डेटा कैप्चर, टेरेस्ट्रियल नेविगेशन फॉर हाइकर्स एंड ट्रैवलर्स, विजुअल वॉइस नेविगेशन फॉर ड्राइवर्स, जस्ट लाइक जैसे गूगल मैप्स काम करता है, सेम तरीके से हम इसको भी प्रॉपरली डेवलप कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, देयर आर सो मेनी कंपनीज व्हिच आर वर्किंग ऑन दिस थिंग, सो मेनी कंपनीज, इंडिया में एक्चुअली बोलूं तो बूम आया हुआ है इस चीज को लेकर, है ना। While American GPS has 24 satellites in orbit, the number of satellites visible to the ground receiver is limited. In IRNSS, 4 satellites are always in geosynchronous orbit, has always visible to a receiver in the region 1500 kilometer around the area, है ना. तो I hope around India, है ना. So please remember 1500 kilometer around India, not kilometer square. So please remember, if you see beyond that border, we will be able to judge what is going on 1500 kilometer beyond that. So please remember 6000 kilometer of coastline and 6000 kilometer of land border, approximately 6 to 7000 kilometer land border.
So obviously if you multiply that, that will be huge number, है ना? ओके, अब देखो नाविक की जब मैं बात करता हूँ तो इंडिया इसका जो अपना नाविक सिस्टम है, जो अभी रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, इसको एक्सपैंड करने की बात कर रहा है और अब इसको चाहता है सिविलियन सेक्टर में उतारें, सिविलियन सेक्टर, शिप्स के लिए, एयरक्राफ्ट ट्रैवलिंग के लिए, है ना? तो प्लीज ध्यान रखो, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही साथ इसको इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने भी वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम का पार्ट मान लिया है ना? तो इंडियन ओशन रीजन में 2020 में इसको माना गया था, तो ऑब्वियस सी बात है ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी भी इसकी बढ़ी है। अभी तक ध्यान रखिएगा 4 ऐसे देश थे जो ग्लोबल सिस्टम लेके बैठे हुए हैं और दो दो रीजनल सिस्टम है। इंडिया से पहले 5 थे, इंडिया 6वां देश बन चुका है, ठीक है? इंडिया 6वां देश बन चुका है। प्लीज ये ध्यान रखिए 4 ग्लोबल सिस्टम कौन से हैं? जीपीएस यूएसए का, ग्लोनास आपका रशिया का, देन गैलीलियो, गैलीलियो कहाँ का है? यूरोपियन यूनियन का है, देन बीडू, बेडू आपका चाइना का है। इज इट क्लियर? सो सोचो चाइना के पास ग्लोबल सिस्टम है, चाइना के पास ग्लोबल सिस्टम है और 2 रीजनल नेविगेशन सिस्टम कौन से हैं? नाविक फ्रॉम इंडिया एंड QZSS फ्रॉम जापान। इंडिया 5वां देश था, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, जापान बाद में लेकर के आया, ठीक है? Now, please remember it will help scientific and technological advancement in India. It is important for countries sovereignty and strategic requirement. आपको पता होना चाहिए कारगिल के टाइम पे US denied us GPS service, totally denied us GPS service. We requested them to please allow us GPS and global positioning system. They simply denied it. Obviously, we will want our own navic system, है ना? So definitely, है ना? That is how India has developed. US denied us supercomputer and we developed supercomputer, है ना? Then April 2019, the government made Navic-based vehicle tracker mandatory for all vehicles in country in accordance with Nirbhaya case verdict. So see, this is again very much important. Government has made sure that all the vehicles in Delhi, specifically commercial vehicles throughout the country, have to have Navic-based vehicle tracker system. And also Qualcomm Technologies have unveiled mobile chipset supporting Navic. So please remember Qualcomm Technologies you can buy. Now, what are the issues and intended improvements in Navic? Please remember long code for strategic sector. Strategic sector means short of military, right? So please remember military and intelligence services may need this long code so that they can mold it and get whatever they want. So till now ISRO was providing only short code. Short code was mostly for if you want to use it, incorporate it in some normal app, है ना? So for civilian purpose short code was given. Long code will be more helpful for strategic sector. Now, while compatibility, Indian government has been pressing manufacturer to add compatibility and has set a deadline of January 2023, but media reports suggest that it is unlikely before 2025. So please remember, Indian government काफी ज़्यादा स्वदेशी को promote करना चाह रही है, indigenous products को it wants to promote. So obviously it has given the deadline to mobile manufacturers that please add Navic compatible processors by January 2023. But media has said that perhaps it will take time. The next news is about dirty bomb. Please remember dirty bomb. What are dirty bombs, my dear friends? Please remember, most of the hospital equipments, many of the hospital equipments use radioactive materials. Radioactive materials like radium, है ना, cobalt. Is it clear? So what you can do, you can extract those radioactive material from hospital equipment and add it to conventional explosives, for example TNT bombs, right? And eventually blast it in some other country. So what will happen? No doubt it won't increase the radiation like a nuclear bomb. Right? It will not be that much deadly as nuclear bomb, but still it will destroy the place. Why? Because of radioactivity will have long-term impact on the place. Is it clear? So please remember, Russia has blamed Ukraine that Ukraine is planning dirty bomb attack. Please remember, Russia is intending to raise UNSC meeting, है ना? Bring call for a UNSC meeting and is trying to say that Ukraine is planning a dirty bomb attack. Please save us, है ना? तो प्लीज नो, डर्टी बॉम्ब क्या है? बेसिकली रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, कई बार यूरेनियम हो सकता है, बट इन जनरल लो ग्रेड मटेरियल होगा, फॉर एग्जांपल cesium-137 या फिर अदर रेडियो एक्टिव मटेरियल व्हिच इज कॉमनली यूज्ड आइदर इन हॉस्पिटल एंड एनी प्लेस, ठीक है? इट डज नॉट नीड टू कंटेन एनी हाईली रिफाइंड रेडियोएक्टिव मटेरियल. It can use radioactive material from hospitals, nuclear power station or
research laboratories. Please remember, this is much more cheaper and quicker to make, है ना. What are the concerns? Please remember, immediate impact will probably be limited since most people would be able to escape before experiencing lethal dosage of radiation. But eventually radioactive dust and smoke will spread, and it could be dangerous if inhaled, है ना. So it may also it is also a big problem because people cannot see, smell, feel or taste radiation. Please ये ध्यान रखिए, रेडिएशन आपको आप देख नहीं सकते, तो ऑब्वियसली बात आपको पता भी नहीं चलेगा, यू विल बी ईटिंग रेडियोएक्टिव फूड व्हिच में कॉज कैंसर, राइट. कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ जीएम मस्टर्ड, माय डियर फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले अभी न्यूज में था काफी ज्यादा. जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये सोल बॉडी है जो कि किसी भी जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को अलाउ करती है इंडिया में, ठीक है. ये एमओईआरसीसी के अंदर में है. और ध्यान रखिए, इंडिया में भी आप बहुत जल्दी पाएंगे कि जीएम मस्टर्ड का कॉमर्शियल रिलीज हो चुका है. जीएम मस्टर्ड इज सेकंड क्रॉप व्हिच इज बीइंग कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड. तो एक क्वेश्चन था यूपीएससी का प्रीवियस ईयर, अगर आप देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय आवर कंट्री टू बी कॉमर्शियली ग्रोन, है ना. कॉमर्शियल ग्रोथ के लिए, कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए कौन से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को अलाउ किया गया था. तो ध्यान रखिएगा, उस समय तो इसका आंसर था, उसमें उसका आंसर केवल एक था, बीटी कॉटन, है ना. बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल एंड ऑल दोस वेयर देयर, दे वर नॉट पार्ट ऑफ आंसर. केवल और केवल एक क्रॉप थी. बट प्लीज ये ध्यान रखिए, बिफोर दिस इज द सेकंड क्रॉप, एंड मे बी अब वो सेम क्वेश्चन अब पूछा जाए तो आपका आंसर 2 क्रॉप्स आर अलाउड हो जाएगा, है ना. 2 क्रॉप्स आर अलाउड हो जाएगा. सो कीप इट एट, दिस इज द न्यूज इन डेवलपमेंट, है ना. इंडिया अप्रूव commercial cultivation of only one GM crop, BT cotton, but GEAC has recommended GM mustard for commercial usage. Now, what is genetic engineering? Please remember, researchers isolate a gene from organism that has trait they want to plant in the gene. For example, you can see that BT, and BT is Bacillus thuringiensis. This is nothing but a bacteria, and this bacteria produces a protein which can choke इंसेक्ट्स गट, है ना. जो कीड़े होते हैं उनके पेट में जाकर के वहां एक प्रोटीन बनाता है और वहां पे जाकर के चोकिंग कर देता है, जिसके कारण वो मर जाते हैं. इज इट क्लियर? तो ध्यान रखिए, सिंगल जीन जो है ये आइसोलेट किया जाएगा, इसको मॉडिफाई किया जाएगा, और डिजायर्ड ट्रेट के साथ जो जीन होगा इसको आप पौधे में घुसा देंगे. आइसोलेटेड टारगेट जीन इज इंसर्टेड इनटू प्लांट टिश्यू, है ना. तो व्हाट विल हैपन, ये प्लांट टिश्यू वो प्रोटीन प्रोड्यूस करने लगेगा, एंड इवेंचुअली यू विल फाइंड दैट द प्लांट हैज दैट न्यू ट्रेट, है ना. Is it clear? So please remember, seed from mature plants are studied and successful transformation. Please remember, है ना. Genetically modified crop की बात करता हूँ. Probably the best known variety of GM rice is golden rice. ध्यान रखना, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स में बहुत तरह के हैं इंडिया में, और गोल्डन राइस को हम बोल रहे हैं कि अभी हम कोशिश करेंगे कि गोल्डन राइस को भी अप्रूवल मिल जाए, है ना. तो ध्यान रखना, गोल्डन राइस में बेसिकली है जीन है, एक जीन है किससे, प्लांट एंड सॉइल बैक्टीरियम से, और बेसिकली ये क्या करता है, ग्रेन बना देता है जो कि हल्का येलोइश होता है और विटामिन ए में रिच होता है, ठीक है. इसका एडवांटेज क्या रहेगा समझना. जीएम क्रॉप का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यील्ड बढ़ जाती है. फॉर एग्जांपल बीटी कॉटन, अगर आप देखोगे तो वो फॉल आर्मी वॉर्म के लिए डिजाइन किया गया था, है ना. और इवेंचुअली उससे वो जो आर्मी वॉर्म थे कम हो गए, काफी कम हो गए, ठीक है. Then beneficial in specific climate, drought resistant seeds can be used in places with little water to ensure healthy crop growth. So even if the drought resistance can be developed, ठीक है. अब देखो डिसएडवांटेज क्या है, दोस्तों एक चीज समझना. सबसे पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि आपका जीन पॉल्यूशन हो जाता है, जीन पॉल्यूशन एंड मोनो क्रॉपिंग प्रमोट होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर बीटी कॉटन के पहले की हम बात करते हैं तो बहुत तरह के कॉटन इंडिया में उगाए जाते थे, बहुत तरह के कॉटन इंडिया में उगाए जाते थे. जब से बीटी कॉटन आया, एवरी फार्मर स्विच टू बीटी कॉटन, है ना. अप्रोक्सीमेटली 80% जो कल्टीवेशन आज के डेट में इंडिया में होता है दैट इज ऑफ बीटी कॉटन, ठीक है. और इसके कारण अब ऐसा देखा जा रहा है कि बीटी कॉटन का जो जीन है वो वाइल्ड वैरायटीज को भी इन्फेक्ट कर चुका है. तो जीन पॉल्यूशन इसको हम कहते हैं. होमोजेनिटी ऑफ जेनेटिक स्ट्रक्चर जब होगा तो पूरा चेंज जो है, पूरी स्पीशीज जो है वो एक बार में कल हो सकती है, किल हो सकती है. इज इट क्लियर, है ना. ध्यान रखना, मैनिपुलेशन ऑफ सीड कॉस्ट इज इंक्रीजिंग. बाय दैट सीड्स कैन नॉट बी रीप्लांटेड बिकॉज दीज आर इनफर्टाइल सीड्स. Environmental concern is there, can decrease species diversity.
Then ethical concern is there, violation of natural organisms intrinsic value by mixing among species. And then there have also been concerns of mixing animal genes in plants, because क्या होता था अभी तक, जैसे कल मैंने पढ़ाया आपको इन्वायरमेंट में, है ना, प्लांट डिजीज था, डू यू रिमेम्बर? क्या नाम था प्लीज मुझे बताइए, एनवायरमेंट में जो मैंने कल प्लांट डिजीज बताया, ठीक है, जो सैंडलवुड में हो रहा है, सैंडलवुड में जो प्लांट डिजीज हो रहा है उसका नाम क्या है, प्लीज मुझे बताइए। बैक्टीरियल है। अब सपोज करो प्लांट में मैं एनिमल जीन में ला रहा हूँ, उस प्लांट में वो डिजीज होता है, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे अपने आप को हैबिचुएट कर लेगा एनिमल जीन के, इट विल स्टार्ट also infecting animals very easily, or once animals will start getting infected, eventually humans will also get infected. तो वन हेल्थ अप्रोच के हिसाब से ये हम कर रहे हैं, ये जो हम कर रहे हैं वो बहुत रिस्की प्रोपोजिशन है। इज इट क्लियर? अब ये समझो जीएम मस्टर्ड या धारा मस्टर्ड हाइब्रिड की जब मैं बात करता हूँ DMH11 की, तो ये इंडिजिनसली डेवलप्ड ट्रांसजेनिक मस्टर्ड है। इट is the genetically modified variant of herbicide tolerant mustard. Please remember, बेसिकली एक हर्बिसाइड टॉलरेंट मस्टर्ड है। इससे क्या होता है कि आपको पहले तो इसको बोना पड़ेगा, ठीक है, बोना पड़ेगा, देन देयर विल बी अ हर्बिसाइड, स्प्रे ऑफ हर्बिसाइड, तो हर्ब्स विल डाई, दिस प्लांट विल बिकम मोर प्रोमिनेंट, है ना। तो ध्यान रखना, कंटेन्स टू एलियन जीन्स, बार्नेज एंड बारस्टार, है ना, आइसोलेटेड फ्रॉम सॉइल बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस एमाइलोलिक्विफेशियंस, है ना। तो उसमें बैसिलस thuringiensis था, यहाँ पे क्या है, बैसिलस एमाइलोलिक्विफेशियंस है, ठीक है। डेवलप्ड बाय सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। प्लीज रिमेंबर DMH11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड और GM मस्टर्ड, है ना। 2017 the GEAC recommended the commercial approval of HT mustard crop. However, Supreme Court stayed its release and asked central government to seek public opinion. Please remember this thing is very much important, है ना। What is the significance? Please remember, India produces only 8.5 to 9 metric ton of edible oil. Please ध्यान रखिए, इंडिया मात्र 8.5 से 9 मेट्रिक टन ऑयल प्रोड्यूस करता है। और अगर आपको मालूम हो तो आज के हम ह्यूज मात्रा में पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं इंडोनेशिया से, और इंडोनेशिया ने एक टाइम पे हमें मना कर दिया था। लकीली इंडोनेशिया वांटेड वीट, तो हमने बार्टर सिस्टम क्या था, बोला भाई हम वीट तो दे देंगे बट पाम ऑयल आपको हमें देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो इवेंचुअली हम क्यों किसी और कंट्री पे इतना डिपेंडेंट हो कि कल को वो हमें मना कर सके, है ना। तो ध्यान रखिए, ये काफी सारा हम इंपोर्ट करते हैं, और इसके कारण हमें जरूरत है आत्मनिर्भर बनने की, अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की, है ना। GM mustard would make India self-reliant in oil production and help in saving forex. Mustard varieties in India have narrow genetic base. Barnese bar star system enables breeding of hybrid from wider range of mustards, including those of East European origin such as Hira and Don's Kaza. Hira and Don's Kaza दोस्तों ध्यान रखना, आपके यूरोपियन, ईस्ट यूरोपियन ओरिजिन के हैं। और अगर आप देखोगे तो इंडियन वैरायटीज का ऑलरेडी बहुत नैरो जेनेटिक बेस है, तो हम बार्नेज और बारस्टार सिस्टम अगर इंट्रोड्यूस करें हीरा एंड डॉन्स कार्बा सिस्टम में, तो वहां से भी हम लेके आ सकते हैं, इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी उल्टा बढ़ेगी, है ना। स्टेटस ऑफ अदर GM क्रॉप्स, प्लीज बीटी कॉटन बिल्कुल अलाउड है इंडिया में, फुल्ली कॉमर्शियली अलाउड है ना। एंड एक्चुअली मोर देन 80% ऑफ कॉटन टुडे ग्रोन इज नथिंग बट बीटी कॉटन, है ना। तो ध्यान रखना, ये बॉल वॉर्म, सॉरी आई सेड बॉल आर्मी वॉर्म, इट वाज बॉल, है ना। बॉल वॉर्म अटैक को रोकने के लिए हम क्या करते थे, बीटी कॉटन को इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये बेसिकली महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी और साथ साथ मोनसेंटो के द्वारा डेवलप की गई थी, ठीक है। 2002 में GAC ने बीटी कॉटन को कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यस कहा था। 6 स्टेट्स में अलाउ किया था, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, है ना। So it was allowed in 6 states. It has to be noted that BT cotton is first and only transgenic crop approved by GEAC. Please ये ध्यान रखिएगा, BT cotton पहला और केवल इकलौता ट्रांसजेनिक क्रॉप है जो कि GEAC ने अप्रूव किया है। GM mustard को इन्होंने अभी रिकमेंड किया है, फाइनल टेक विल बी बाय गवर्नमेंट। BT brinjal, please remember, Myco jointly developed BT brinjal with Harvard University of Agriculture Science and Tamil Nadu Agriculture University. Even though GEAC 2007 has recommended the commercial release of BT brinjal, the initiative was blocked in 2010. Please remember, GEAC in 2007 said that yeah, you can go ahead with BT brinjal, but this initiative was blocked, put on hold in 2010. So BT brinjal production is not allowed in India. Please remember, not allowed in India. This is very much important, है ना।
Then there is again Muktoshri rice. Muktoshri rice. Please remember Muktoshri rice, which is nothing but arsenic resistant rice. Please remember this is nothing but arsenic resistant rice. So this can be very good specifically for Bengal region, Bengal region, which will reduce arsenic content in the rice of Bengal. Clear? Please remember these things. Golden rice I have told you, Muktoshri rice, arsenic resistant rice, DMH we have talked about. Garuda 7, Garuda 7, Garuda 7, What is Garuda 7? Please remember Indian Air Force and French Air and Space Force are participating in Garuda 7 at Air Force Station Jodhpur. Clear? So ध्यान रखिए, Indian Air Force and French Air and Space Force, right? Both have come together and they have started the joint military exercise Garuda 7. So Garuda is Air Force exercise, joint military exercise between France and Japan. याद रखिएगा, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है? Basically Varuna होता है naval exercise between India and France, ठीक है? Then there is Desert Night, which is again air exercise, and Shakti, which is army exercise. Please remember, this is again very much important. Now the next news is World Tuberculosis Report. World Tuberculosis Report, WHO. And WHO has released this report. Please remember, every year, हर साल एक रिपोर्ट पूछी जाती है by UPSC. एक रिपोर्ट UPSC के द्वारा आती है. साथ ही साथ the content of this report is also very much important. क्यों? क्योंकि एक बात समझिएगा, India wants to eliminate tuberculosis free India, है ना, by 2025. So we have to continuously monitor the progress. And who knows, in science and tech section, under health section, tuberculosis related क्वेश्चन में कम, है ना, ट्यूबरकुलोसिस से संबंधित सवाल आपसे पूछ लिया जाए, कौन जानता है, राइट? तो इसके लिए डेटा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ साथ रिपोर्ट किसने निकाली ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. Please remember, tuberculosis is a disease which is caused by bacterium. Bacteria causes this disease, and the name of the bacteria is Mycobacterium tuberculosis. Since the name is same, chances of being asked is very less, है ना. In humans, tuberculosis most commonly affects lungs, pulmonary TB, but please remember it can also affect other organs. For example, in few people, eye tuberculosis has also been found. है ना. So these are called extrapulmonary tuberculosis. Please remember, extrapulmonary tuberculosis. Is it clear? It can spread from person to person through air. And there are 3 variants of tuberculosis. Actually, normal tuberculosis, 4 variants actually, I will say that. And a bit advanced of that is XDR, extremely drug resistant tuberculosis, extensively drug resistant tuberculosis. Please remember, in this the problem is, sorry, normal tuberculosis, then drug resistant tuberculosis I should talk, है ना. So drug resistant means it will be resistant to either of the 2 drugs, either, not both, either of the 2 drugs, है ना. So isoniazid or rifampicin, or I am saying, है ना, if it will become resistant to both, in that case we will call it multi-drug resistant tuberculosis, which is a bit more advanced level. And the worst form of tuberculosis is XDR tuberculosis, which is extensively drug resistant tuberculosis. Please remember, it is resistant to isoniazid plus rifampicin, plus it is again resistant to second line drugs, for example bedaquiline, है ना, bedaquiline. Is it clear? Please remember, है ना. So yeah, why news? Please remember, WHO has recently released World Tuberculosis Report 2022, and it has noted the impact of COVID-19 pandemic on diagnosis, treatment, and burden of disease all over the world. So tuberculosis in 2021 increase of 4.5% was noticed from 2020, while 1.6 million patients died of disease. Is it clear? Because obviously पूरा हेल्थ केयर सिस्टम ध्वस्त पड़ा था, कुछ भी ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पे नहीं मिल पा रहा. बहुत सारे लोगों को ट्यूबरकुलोसिस हुआ, काफी सारे पेशेंट्स उस दौरान मारे भी गए. इंडिया और ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो ध्यान रखें 28% जो केसेस हैं दुनिया के, इंडिया अकेला है ना. इंडिया वाज अमंग द 8 कंट्रीज अकाउंटिंग फॉर मोर देन 2/3, 68.3% ऑफ द टोटल टीबी पेशेंट्स काउंट, है ना. प्लीज रिमेंबर, India accounted for 36% of the global TB deaths among HIV negative people. 36% of global TB deaths. See, more than a third of the global deaths are in India. Of global TB deaths are from India, so which is very high. Please remember, which is very high number. India stand on the report. India ने क्या कहा? देखो, India has performed far better on major metrics as compared to other countries over time.
there have been 18% decline, 7 percentage points better than the global average. 11% placing India at the 36th in terms of incidence rate. Is it clear? Obviously इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है तो इंडिया में बर्डन भी ज्यादा होगा, है ना? आई होप इट क्रिस्टल क्लियर है आपको, ठीक है? Now the next thing is major challenges to TB illumination. What are the problems? Why we are not able to end the TB? So please remember, most important point is rise in drug resistant and drug resistant tuberculosis. It increased by 3% globally between 2020 to 2021. Disruptions due to COVID-19, underreporting, underdiagnosis is a major concern. Please remember, 10 countries collectively account for 75% of global gap between estimated TB incidents. So please remember, there is underreporting as well as people are not getting diagnosed properly. So there can be 75% of global gap. Is it clear? Is it clear? So please remember this thing. Reported number of people newly diagnosed with the disease. Please remember. India's initiative. What are the India's initiative to remove TB or eliminate TB? So first one is Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan, TB Free India campaign, है ना? TB Mukt Bharat Abhiyan. Please remember, in under this we have launched Nikshay portal. Nikshay portal. Why? What is Nikshay portal? Please remember, Nikshay means Ni means remove, है ना? Ni means remove something. And क्षय रोग is the Hindi word for TB. TB in Hindi is called क्षय रोग. Please remember, क्षय रोग बोलते हैं हिंदी में tuberculosis को, है ना? So that is why Nikshay means remove or eliminate tuberculosis. Is it clear? है ना? So please remember Nikshay Mitra. India aims to eliminate TB from the country by 2025. मैंने पहले भी आपको बताया है. ग्लोबल टारगेट है 2030 का, तो हम चाहते हैं 5 साल पहले ही हम कर लें. तो निक्षय मित्रा हमने इसके लिए लॉन्च किया था, ध्यान रखिएगा, ताकि हम एडिशनल डायग्नोस्टिक इंश्योर कर सकें, न्यूट्रिशन एंड वोकेशनल सपोर्ट इंश्योर कर सकें. इसके लिए ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट के लिए इंडिया कंडक्ट्स इट्स ओन नेशनल टीबी प्रेवलेंस सर्वे टू एक्सेस ट्रू टीबी बर्डन इन द कंट्री, व्हिच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सच सर्वे एवर कंडक्टेड. क्लियर? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन चालू किया. दैट मींस वी विल डिफीट टीबी एंड मेक आवर कंट्री विन, है ना? So please remember, this campaign was launched. है ना? Currently 2 vaccines are under trial. Please remember, ये under trial, ये final नहीं है, under clinical trial है. The name of these vaccines are VPM, that is Vaccine Project Management, है ना? 1002. And the second vaccine, which is again under trial. Please know, under trial is MIP, that is Mycobacterium indicus prani. Mycobacterium indicus prani. है ना? ध्यान रखना, अभी तक जो till now only vaccine, sole vaccine which is available for tuberculosis and is widely used is Bacilli Calumet Guerin vaccine. So BCG vaccine is for tuberculosis. Please ये ध्यान रखिए, BCG vaccine is for tuberculosis, है ना? So yes my dear friends, that was all from my side. I hope आपने कुछ नया सीखा है, नया जाना है, आपको काफी सारी चीजें समझ में आई हैं, है ना? So please do like, share and subscribe to us because that is what we need, है ना, from you. And thank you for being with us. Really thank you. I hope कि हम आपकी कुछ मदद कर पा रहे हैं करंट अफेयर को कवर अप करने में. ध्यान रखिएगा दोस्तों, द हिंदू को पूरी तरह से छोड़ना नहीं है. यस, जो उनमें से इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं वो हम यहाँ कवर कर देते हैं. तो नो डाउट कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन फार मोर बेटर होती जा रही है. ठीक है, तो नो डाउट आप इसको कवर अप कीजिए. इसको भी पढ़ सकते हैं नो डाउट, बट कोशिश कीजिए अगर द हिंदू पढ़ पाए तो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उससे आपका कॉम्प्रीहेंशन फार मोर बेटर हो जाता है. ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द, मैं गारंटी बोलता हूँ 70 to 80% न्यूज इसमें कवर अप हो जाती है जो इंपॉर्टेंट है. बट स्टिल आई विल रिकमेंड गो फॉर द, ठीक है? Yes my dear friends, with that I take your leave. Have a great day ahead. Thank you and bye bye.